गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम इन माय क्लास। कल हम पढ़ रहे थे सिंचाई के बारे में। पौधों में सिंचाई की विधियाँ, सिंचाई किन किन विधियों से की जाती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और मैंने आपको सिंचाई की 5 विधियाँ बताई थी। सिंचाई की 5 विधियाँ में पहली विधि जो थी वो हम कर चुके थे, दूसरी भी कर चुके थे, तीसरी कर चुके थे, चौथी और 5वीं विधि हम आज करेंगे। तो पहली विधि क्या थी, ध्यान है बेटा आपको? चौकेबार दौड़नी विधि। इस विधि में हम आयताकार या आयताकार या वर्गाकार समानांतर चौकेबार बनाते हैं। अलग अलग खेतों में अलग अलग स्थान पर उसमें पानी भरते हैं, फिर नालियों द्वारा उसको पौधों तक प्रवाह करते हैं। और इसके क्या लाभ और हानियां हैं ये भी मैंने बताया था आपको, और ये भी बताया था कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं। दूसरी विधि है वो है बॉर्डर पट्टी विधि। बॉर्डर पट्टी विधि, इसमें सीमांत क्षेत्रों में, खेत के जो सीमांत हैं उसके ऊपर हम ढलान के विरुद्ध जल का प्रवाह नालियों द्वारा करते हैं। यह है बॉर्डर पट्टी विधि। तीसरी विधि जो थी वो थी कुंड विधि। और यह विधि जो है, हम क्यारियां के बीच में छोटे छोटे कुंड बनाकर उसमें पानी भर के और फिर पानी की सप्लाई करते हैं पौधों तक। यह जो फल वाले पौधे हैं उसमें भी इस विधि प्रचलित है। इसके अलावा इस विधि में लंबे समय तक यदि पानी रहता है तो उसमें दुर्गंध की संभावना भी रहती है, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। हर विधि का अपना महत्व है, किसी की क्या लाभ है, किसी के कुछ हानियां हैं। ये सब कहाँ कहाँ किस प्रकार से प्रयुक्त होती है, किस प्रकार के पौधों में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है, ये भी हमारे को देखना है। जैसे मैंने आपको बताया चौकेबार दौड़नी विधि, यदि हम पूरे खेत में चौकेबार बना देंगे तो छोटे खेतों में तो जमीन लायक रहेगी नहीं, सब चौकेबार बन गए तो फिर बुआई के लिए जमीन नहीं रहेगी। फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें निराई गुड़ाई जो है वो भी बाधित होती है। तो हर विधि के कुछ लाभ हैं, कुछ हानियां हैं, और सभी प्रकार की विधियां सभी प्रकार के फसलों के लिए, सभी प्रकार के खेतों में ये प्रयुक्त नहीं होती है। आज हम आपको विधि बता रहे हैं, वो विधि है बौछारी विधि। बौछारी विधि, बौछारी विधि जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कि पानी की बौछार की जाती है इमीटर्स के द्वारा। एक फव्वारा होता है, उसके आगे नोजल होता है, उसके ऊपर इमीटर्स लगा रहता है निकासी के लिए, और वो पानी उसके ऊपर बौछार के रूप में फेंका जाता है। ये बौछारी विधि है। और मैंने कल आपको बताया था ये सारी विधियां जो है, दोनों तीनों विधियां हैं, ये कैसी विधियां हैं? वैसे तो धरातलीय विधियां हैं, लेकिन इसमें हम पानी कहाँ दे रहे हैं? बेसल ड्रेसिंग के रूप में दे रहे हैं, आधारीय भागों में दे रहे हैं। बौछारी विधि में हम एरियल और टॉप ड्रेसिंग, या इसको हम कहें, पानी पहुंचा सकते हैं, लेकिन बेसल भी पानी पहुंचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें बेसल पानी नहीं दे सकता। इमीटर्स के द्वारा हम पानी पौधों के आधारी भाग में भी दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी काम में ली जाती है। बौछारी विधि जो है, बौछारी विधि का प्रचलन, इसमें पानी जो है समान रूप से जाता है। पानी समान रूप से सभी प्रकार के पौधे जो हैं उसके ऊपर ये पहुंचता है। जो छोटे पौधे होते हैं, जीरे की फसल में आपने फव्वारा विधि को देखा है। इसबगोल की जो फसल है उसके अंदर भी फव्वारा विधि काम में ली जाती है। आप लोगों ने गांव में, इधर हमारे एरिया में जीरा और इसबगोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इस विधि में क्या फायदे हैं? यह विधि जो हमारी अन्य धरातलीय या पृष्ठ तलीय विधियां हैं उससे ज़्यादा सुगम और सरल है। आपने चालू कर दिया फव्वारा, उसके बाद आपको केवल थोड़े समय के बाद उसकी दिशा बदलनी है, उसका स्थान बदलना है, बाकी थोड़े समय के लिए उसके ऊपर पानी
बौछार के रूप में गिरता रहता है। तो ये सरल और सुगम विधि है। इसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं रहती है, इसमें कुशल कारीगरों की भी आवश्यकता नहीं रहती है। मजदूरों की आवश्यकता नहीं रहती है, कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती, दक्ष कारीगर हो ऐसा भी नहीं है कुछ। लेकिन इस विधि की हानियां हैं वो अपन बात करेंगे। तो इसमें फायदे देखिए, ये सरल है, ये सुगम है, ये सस्ती है, ये इसमें कुशल कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है, अधिक कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है इसमें, और इसमें पानी के खर्च होने या हास होने की संभावना भी बहुत कम होती है। पानी व्यर्थ में नहीं जाता है ना, पानी आपको व्यर्थ में इसका पानी नहीं जाता है। और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस विधि में हम यदि सिंचाई के साथ हमारे को खाद देनी है तो घुलित अवस्था में खाद भी दे सकते हैं। ये इसका एक और भी बड़ा फायदा है। नाउ कम टू दी इसके डिमेरिट्स क्या हैं, इसके इस विधि के लॉस क्या है, ठीक है ना। तो इसका यह है कि जब फौरा विधि है तो शुरू में आपको पंप सेट वगैरह लाने पड़ेंगे, तो इसका प्रारंभिक खर्चा अधिक है। तो एक जिसके पास प्रॉब्लम है, पुअर किसान है, उसके लिए ये विधि जो है खर्चीली है और महंगी है। दूसरा, अब इसमें यह भी है कि यदि हमारे पास पर्याप्त ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से इसको काम में लिया जाता है, तो कई बार यह विधि बौछारी विधि भी हालांकि सस्ती, हालांकि सुगम और सरल है, उसके उपरांत भी हम इस विधि द्वारा पानी का जो स्प्रे करते हैं, पानी को पौधों को सप्लाई करते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं। तीसरा जो मुख्य बात है वो है कि मान लो आपका खेत छोटा है तो उसमें फिर यह विधि आपके लिए महंगी पड़ेगी। ये है आपका, इसकी सीमाएं क्या है इसको भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था लाभ, हानि और सीमाएं, तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अधिक जल मांग वाले फसलें या अधिक जल मांग वाले क्षेत्र हैं, उसमें यह विधि उपयुक्त नहीं है। इसकी एक जो बात यह है कि यदि पानी आप जो दे रहे हो वो यदि साफ नहीं है तो नोजल में अवरुद्ध हो जाएगी और आपका नोजल आपको साफ करना पड़ेगा। लवणीय पानी है, लवणों का निक्षेपण हो जाएगा। ये सब बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। बौछारी विधि के अंदर एक सीमा और भी है कि जिस वक्त पानी का प्रवाह हो रहा होता है, नोजल के द्वारा इमिट हो रहा था, इमिटर्स के ऊपर यदि वायु वेग ज्यादा है तो पानी उछल उछल के दूसरी जगह जाता है। यह भी इसकी हानि है, सीमा है। अब है इसकी अंतिम विधि का वर्णन, वो है बूंद बूंद सिंचाई विधि। बूंद बूंद सिंचाई विधि इसका प्रचलन सबसे पहले इजराइल में हुआ है और यह शुष्क क्षेत्रों तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। और इसमें हम है तो इसमें भी यही कि हमारे को नोजल पानी का जो प्रवाह करना पड़ता है बूंद बूंद के रूप में, रिस रिस के पानी आए, इस तरह से करते हैं। इसमें जिन क्षेत्रों में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है उन क्षेत्रों में यह विधि सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई विधि से पानी की जो है मृदा में उपलब्धता बनी रहेगी। मृदा जो है वो तर बनी रहेगी, मृदा है वो शुष्क नहीं रहेगी। इसलिए इस विधि का प्रचलन वहाँ होता है। यानी इसमें भी एक ड्रिप के द्वारा जड़ क्षेत्र में पानी टपकाया जाता है। इसमें आपको था इमिटर्स के द्वारा, और इसमें ड्रिप के द्वारा जड़ क्षेत्र में हम पानी को टपकाते हैं। इस विधि में ये जो उद्यान है या सब्जी वाले फसल हैं या
कतारों में बोई जाने वाली फसलें हैं, इन सब में यह विधि सर्वाधिक प्रचलित है और सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली है, ठीक विधि है। इस विधि से क्या लाभ है बेटा? आपको मैंने बताया कि पानी का अपव्यय नहीं होता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि का मतलब होता है पानी का अपव्यय बहुत कम होता है, ठीक है ना। और इसमें मानव श्रम की कम से कम आवश्यकता होती है, अधिक मजदूरों की आवश्यकता नहीं रहती है, अधिक कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती है। यह इसका सबसे बड़ा फायदा है, खर्चीली नहीं है ना। उसके बाद क्योंकि बूंद बूंद सिंचाई विधि है, मैंने आपको कहा कि इसमें जल का अपव्यय नहीं होता है, तो जल की आपको ज्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती है, कम जल से भी आप सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी बात है कि जिस तरह से आपने बौछारी विधि के अंदर, इसमें जैसे बौछारी विधि के अंदर आपने खाद को दिया था, तो यहां भी आप उर्वरक साथ में दे सकते हैं। उर्वरक को साथ में दिया जा सकता है। यह भी इसका फायदा है। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं। आपको उर्वरक को अलग से देने की जरूरत नहीं है। आपका जो जल स्रोत है उसमें आपने जल जहां से आप सप्लाई कर रहे हो उसके साथ में आप उर्वरक काम में लेकर के उर्वरक भी दे सकते हो। चलो सकीतः चलिए जह मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन एक पथ दो काज। आपका एक ही पर्पज, एक ही मतलब आपका खर्चा और उसके साथ में दो उद्देश्य आपके पूरे हो रहे हैं। सखियां कह रही है अपनी दूसरी सहेलियों को कि हम चलें कहाँ, ब्रज चलें, तो वहाँ पे हमारा ये जो दूध है, दही है, माखन है, इसको हम बेच भी देंगे और श्री कृष्ण के दर्शन भी कर लेंगे, दोनों बातें हो जाएगी। तो आप बूंद बूंद सिंचाई विधि, आपके पास पानी कम है, ड्रिप के द्वारा आप जड़ क्षेत्र में पानी को टपका रहे हैं और साथ में उर्वरक भी साथ में दे रहे हैं, तो आपका एक साथ दो काम हो रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा काम है। अब इसकी हानि क्या है? इसमें हम जिस प्लास्टिक नली का उपयोग करते हैं ड्रिप के रूप में, उसके बीच में यदि छेद हो जाए या उसको चूहे कुतर दें या किसी प्रकार से उसको हानि पहुंच जाए, जिसकी संभावना है, तो ये इसकी हानि है। दूसरा, अब आप उर्वरक काम में ले रहे हो और ड्रिप के द्वारा इसको बचाने, तो थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको होनी चाहिए कि आपने कितना इसमें उर्वरक डालना है, कितना। थोड़ा सा कुशलता या टेक्नोलॉजी या तकनीकी दक्ष लोगों की भी इसमें आपको जरूरत पड़ सकती है। और जो वार्षिक फसलें हैं उसमें आपको इस ड्रिप को बार बार बदलना पड़ता है। वार्षिक फसलों में इसको बार बार बदलाव भी करना पड़ता है। ये इसकी हानि हो गई। अब इसके क्या हैं क्षेत्र, मतलब किस हद तक हम इसमें ये काम में कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका प्रारंभिक खर्चा अधिक है ना। दूसरा इसमें क्या है, उत्सर्जन का जो आपने काम में लिया है ड्रिप, जिससे आप इमिट कर रहे हो, ये यदि छिद्र छोटा है तो इसके साथ में खाद है वगैरह आपको डालना है या जीवांश डालना है, तो उससे ये इसके अवरुद्ध होने की संभावना भी बनी रहती है। और तीसरी बात है, भारी मिट्टी में इसके अंतःस्पंदन की भी संभावना बनी रहती है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंचाई की विधियां। एक, दो, तीन, चार, पांच, ये सारी की सारी कैसी विधियां हैं? धरातलीय विधियां हैं या पृष्ठीय विधियां हैं। लेकिन आपको मैंने बताया था हमारे पास एक और तरीका है, अधोभूमि सिंचाई। मतलब जमीन के निचले भाग में कृत्रिम रूप से हम थोड़े से नीचे वाली जो अधोभूमि है जमीन की, उसमें हम किसी प्रकार से पानी का बहाव दे करके फसलों को
पहले से ही उसके आधारी भाग से उसमें जड़ उपलब्ध, जड़ क्षेत्र में या इसका जो बेसल भाग है वहां पे पानी की उपलब्धता करवाते हैं। ये कहलाता है अधो भूमि सिंचाई। धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर, धरातल के नीचे एक निश्चित गहराई पर पानी को उपलब्ध कराया जाता है। ये है आपकी, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग वाली बात नहीं है। अंडरलाइन जो है लगाते हैं, पाइप लगाते हैं और उससे भी ऊपर छिद्र बन रखा जाता है ताकि पानी उसको उपलब्ध होता रहे, या फिर आप जो पाइप लगाते हो उसको कुछ दूरी पर उस पर निकास दिया जाता है ना। पाइप में छिद्र या कुछ दूरी पर निकास। पाइप से कुछ दूरी पर जल निकास की व्यवस्था, इस तरह से अधोभूमि सिंचाई होती है। तो आपका ये सिंचाई वाला पार्ट इतना ही है जो मैंने आपको बताया। उसमें क्या है, सिंचाई क्या है, सिंचाई के क्या उद्देश्य हैं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं क्या क्या है, जब पौधे को अत्यधिक जल की आवश्यकता रहती है और पौधे को जल उपलब्ध करवाया जाता है, और सिंचाई कहाँ कहाँ की जाती है, आधारी भाग में की जाती है, उसका जल विभव का पता लगा के की जाती है, पत्ती को छू करके की जाती है। ये सब चीज़ें शीर्ष भागों में की जाती है, वायु भागों में की जाती है। और उसके बाद में सिंचाई की विधियां, जिसमें चौकोबार द्रोणी विधि सर्वाधिक प्रचलित विधि है, बॉर्डर पट्टी विधि, कुंड विधि, ये जो फलों वाली सब है, सब फसलें उसमें इसको काम में ली जाती है, बौछारी विधि और बूंद बूंद सिंचाई विधि। बौछारी विधि को फौरा विधि भी आप कहते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में इसकी अधोभूमि सिंचाई विधि। अब इस पाठ के अंदर सिंचाई से संबंधित बातें मैंने सारी आपको बता दी है। आप इस पाठ के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने हैं आपको, वो भी देख लीजिए। और उसके बाद में चैप्टर को, जैसा कि मैंने बताया, इसमें से 2 प्रश्न आते हैं, छोटे प्रश्न आते हैं, और ये 2 नंबर का पाठ है। और इसमें जो सिंचाई की विधियां हैं, इसमें 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौकोबार द्रोणी विधि का वर्णन करो। चौकोबार द्रोणी विधि की क्या सीमाएं हैं, इससे क्या लाभ है, इससे क्या हानियां हैं। मैंने आपको 4 एक तो बताया था, ये जो सिंचाई की विधि है इसके अंदर किस प्रकार से प्रश्न, सिंचाई की विधि में यदि आपको प्रश्न बनाना है तो इसकी सीमाओं के बारे में 2 सीमाएं लिखिए, 2 लाभ लिखिए, 2 हानियां लिखिए, या इसका विवरण दीजिए। इस पे ही सवाल बनता है। और जैसे आपका बूंद बूंद सिंचाई विधि है, तो इसका प्रचलन कहाँ हुआ, ऐसा भी कोई है, प्रचलन कहाँ हुआ, या फिर सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, सर्वाधिक प्रचलित विधि, या फिर कम खर्च वाली कौन सी विधि है। ठीक है, ये हो गया इस पे सिंचाई की विधि पे सवाल बन सकता है। फिर आपका क्रांतिक अवस्थाओं पे सवाल बनता है। क्रांतिक अवस्था खुद क्या है, इसके ऊपर भी एक सवाल बनता है। क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया, जड़ अंकुरण या गांठ बनते समय। फिर मैंने बताया था अंकुरण के समय बीज अंकुरण लिखना पड़ेगा। भूमिगत पौधा है तो कंद निर्माण के समय। फिर आपका कल्ले फूटने या कोपले फूटने। पुष्पन के समय,
ये क्रांतिक अवस्थाएं लिख रहा हूं मैं। और उसके बाद में बीज में दाना पर, बीज या दाना है, दूध भरते वक्त, जैसे बाजरा वगैरह में, सुइया बनते वक्त जैसे मूंगफली में, डोडे बनते वक्त जैसे कपास में, चुटाई के समय जैसे तंबाकू में, ये सारे स्टेजेज हैं। इसके अलावा आपको भूमि को तो नम बनाए रखना ही है, मृदा को नम बनाए रखना है। फसल में शिखर भागों में जो शिखर संरचना जिसको कनोपी बोलते हैं, उसको ठंडा रखना है, ये तो अलग बात है। ये उद्देश्यों में है। और मृदा को नम बनाए रखना है। इसके अलावा यदि आप निराई गुड़ाई करते हो उस समय भी थोड़ा सा नमी रहनी चाहिए। आप जिस वक्त इसकी कटाई करते हो तब भी थोड़ी बहुत नमी रहनी चाहिए। तो ये तो है, लेकिन आपकी ये क्रांतिक अवस्था ये होगी। अब एक प्रश्न और बनता है कि सिंचाई के किन्हीं दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करो। 4 भी पूछ सकते हैं आधे आधे नंबर के, 2 भी पूछ सकते हैं आधा आधा नंबर का। एक, सिंचाई के क्या प्रमुख उद्देश्य है ना। फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई की विधि सर्वथा उपयुक्त है। ये हो गया आपका सिंचाई के उद्देश्य, इसमें आ गया। और उसके बाद में आपसे यह पूछा जा सकता है कि टॉप ड्रेसिंग क्या है। फिर पूछा जा सकता है कि बेसल ड्रेसिंग क्या है, ये आपने पहले भी पढ़ रखा है ना। और सिंचाई पौधे के किन किन भागों में की जाती है, ये भी आपसे जानकारी ली जा सकती है। ज़्यादा लंबा पाठ नहीं है, बहुत ही छोटा पाठ है। और बेसिकली यदि आपके पास सारी चीज़ें ध्यान में हैं तो इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि हम जो नंबर नहीं झड़क सकते, ये आसानी से आ सकते हैं नंबर, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। किस प्रकार से आपको इसका जवाब देना है, किस प्रकार से सवाल बनते हैं, ये आप स्वयं जब पाठ पूरा हो जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाठ के पूरे होने के बाद में आप अपने हिसाब से एक वर्कशीट बनाइए, किस पाठ में था क्या, बेसिक बिंदु इसके लिखिए, आगे एक पन्ना रखिए जो आपका चैप्टर है, जो आपको नोट्स हैं, उसके ऊपर एक पन्ना बनाइए, उसके ऊपर इसके अंदर क्या क्या चीजें थी। जैसे मैंने बताया कि सिंचाई क्या है, सिंचाई की परिभाषा, सिंचाई के उद्देश्य, फिर सिंचाई करने के स्थान, और फिर सिंचाई कब की जाए, यानी इसकी क्रांतिक अवस्थाएं, फिर सिंचाई की मात्रा, कितनी सिंचाई कितनी अवधि तक की जाए, ये 5। उसके बाद में सिंचाई की विधियां। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास सिंचाई के स्रोत क्या हैं, सिंचाई के स्रोत और सिंचाई के साधन, इनके प्रयोग से हम सिंचाई की विधियां काम में लेते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद में आपने इनके 5 के नाम याद होने चाहिए आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपना एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना के रखना है, हर पाठ का ऐसे बनाना है, इस पाठ के अंदर था क्या, इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या थे, और फिर उस मुख्य मुख्य बिंदु पर आपने क्या हासिल किया है और कितना किया और कितना आपको और करना है। यदि ये क्रम, यदि ये नीति हम लोग लागू करते जाएंगे तो सारे पाठ हमारे लिए आसान बनते जाएंगे। ये तो बहुत ही छोटा पाठ है, लेकिन जो दूसरा पाठ था थोड़ा बड़ा था। अभी जो नेक्स्ट पाठ है आपका खरपतवार का,
वो भी कुछ इससे बड़ा है। तो यदि मैं हर पार्ट के लिए आपकी एक अवधारणा बन जानी चाहिए, आपकी एक चॉकआउट हो जाना चाहिए आपका तरीका कि मुझे किस तरह से चलना है, आपको किस तरह से चलना, उस पार्ट की पूरी भूमिका आप लेआउट कर दीजिए, है ना। उसके बाद में आप उस अनुसार उसको पढ़िए, फिर आप उसके अंदर देखिए कि कौन सी चीज़ जो है, क्योंकि ये जब आप आएंगे, जैसे आपने ऊपर लिखा चोकोबार, तो आपको मालूम होना चाहिए चोकोबार है क्या, चोकोबार कितने बनाए जाते हैं, चोकोबार कहाँ बनाए जाते हैं, कैसी ज़मीन चाहिए, ये ऑटोमेटिकली सवाल हमारे दिमाग में आ जाते हैं। यदि आपको यही मालूम नहीं है कि चोकोबार भी कोई विधि थी, तो आपके दिमाग में सवाल आएगा ही नहीं। फिर जैसे बॉर्डर पट्टी, तो बॉर्डर पट्टी का मतलब क्या होता है, ये कहाँ बनेगी, कुंड बनेगा तो कैसे बनेगा, कैसी प्रकार फसलों में बनेगा, ये ढलान के विरुद्ध बनेगा, कंटूर बनेगा, ये सब चीजें आपके दिमाग में आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे इसके अंदर क्या करना है। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी।